हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिशरमैन इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इस इशू को समझने से पहले थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं इस एरिया की। इस वीडियो में कई सारे टर्म्स आएंगे। सबसे पहला टर्म होगा पल्क बे, फिर होगा पल्क स्ट्रेट। तो हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर स्ट्रेट क्या होता है और बे क्या होता है। स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी हो गई, ये बड़ी वाटर बॉडी हो गई, ये हो गई बड़ी वाटर बॉडी, और ये जो छोटी सी वाटर बॉडी दिख रही है आपको, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। यहाँ पर जो पल्क स्ट्रेट है वो बे ऑफ बंगाल और पल्क बे इन दोनों को कनेक्ट करता है। यहाँ पर है पल्क स्ट्रेट। तो हमने समझा स्ट्रेट क्या है। देखिए स्ट्रेट के बाद एक होता है बे। बे भी एक वाटर बॉडी होती है जो शोर लाइन के इंडेंटेशन से बनी होती है। देखिए यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ मन्नार और इसके इस साइड था बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कैसे बना होता है? बे ऑफ बंगाल बना होता है ऐसे, ऐसे है इंडिया, है ना, यहाँ पर है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार। ठीक है, तो ये जो वाला जो एरिया हुआ ये कहलाता है बे ऑफ बंगाल। ये जो बे बना हुआ है ये शोर लाइन के इंडेंटेशन से बना हुआ है। देखिए ऐसे, अगर ये बे बड़ा हो जाता है तो वो गल्फ कहलाता है, वो कोई सी कहलाता है। हमारा जो फिशरमैन इशू है वो अभी कंसर्न रहेगा पल्क बे से। ज़्यादातर अरेस्ट जो फिशरमैन के होते हैं वो इसी पल्क बे में होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना द्वारा डेवलप किया गया है और श्रीलंका ने इस पोर्ट का 80% पार्ट चाइना को दे दिया है लीज पे 99 ईयर्स के लिए। तो हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है आप याद रखिएगा, यहाँ पर है हम्बनटोटा पोर्ट। ये जो पल्क स्ट्रेट है वो तमिलनाडु जो कि इंडिया में है और मन्नार एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का उसके बीच में है। यहाँ पर है तमिलनाडु और यहाँ पर है ये मन्नार। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पल्क स्ट्रेट। ये जो है वो हो गया पल्क बे और देखिए यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो जो पल्क स्ट्रेट है वो बे ऑफ बंगाल को और पल्क बे को आपस में कनेक्ट करता है। और देखिए जो पल्क बे है यहाँ पर वैगई रिवर जो कि तमिलनाडु से होकर बहती है वो भी इसमें फॉल करती है। ये जो पल्क बे है उसका नाम पड़ा था रॉबर्ट पल्क के नाम पर। ये जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था ड्यूरिंग 1755 एंड 1763। अब चूंकि स्ट्रेट की बात निकली ही है तो हम लोग कुछ और जाने माने स्ट्रेट देख लेते हैं जो अभी आपको 2 महीने बाद प्रीलिम्स के एग्जाम में काम आएगा। सबसे पहला स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ पर है यूएस और यहाँ पर है रशिया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। एक और है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए यहाँ पर है ओमान, ये है यूएई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से। ठीक है, अब देखते हैं एक और। आपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नाम सुना होगा। देखिए यहाँ पर है मलेशिया, यहाँ पर है इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो छोटी सी आपको बॉडी दिख रही है पतली सी, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए ये एक बहुत ही बिजी ट्रेड रूट है। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स पास करती हैं इस एरिया में ऐसे। फिर इसके अलावा एक और स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ डोवर। देखिए यहाँ पर ये है फ्रांस, ये है बेल्जियम और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये है यूके का। देखिए यहाँ पर ये है सिटी डोवर। एक और स्ट्रेट बताता हूँ, ये है कोरिया स्ट्रेट, ये है जापान और ये है साउथ कोरिया। इन दोनों कंट्री के बीच में है कोरिया स्ट्रेट। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन इशू पे जिसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। देखिए इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन पल्क बे एरिया में काफ़ी पहले से फिशिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी, मगर 1974 में इंडिया और श्रीलंका ने एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन की। ठीक है, मगर इस एग्रीमेंट में फिशिंग कंट्रोल को लेकर के कोई प्रोविजन नहीं था। इसके बाद 1976 ने दोनों गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के एरिया में फिशिंग नहीं करेंगे। मतलब कि जो इंडियन फिशरमैन है वो श्रीलंका में जाकर फिशिंग नहीं करेंगे, जो श्रीलंकन फिशरमैन है वो इंडिया में आके फिशिंग नहीं करेंगे। ये तो डील हुई दोनों सरकार के बीच में, मगर बीच में जो फिशरमैन थे उनको तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो लोग एक दूसरे के मैरीटाइम इलाके में जाकर के फिशिंग करते रहे। ये चीज़ें चलती रही,
कोई इशू नहीं हुआ। देखिए, इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो डिसाइड हुआ है IMBL, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन से। तो देखिए, होता क्या है कि इंडिया वाले इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके श्रीलंका में आते हैं और मछली पकड़ते हैं। श्रीलंका वाले भी पहले इंडिया में आकर के मछली पकड़ते थे। तो अब देखिए, सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर ये जो पूरा इशू है वो 2009 के बाद काफ़ी लाइट में आ गया। 2009 में जो वहाँ पे जो इलम वॉर चल रहा था वो एंड हो गया। फिर उसके बाद जो श्रीलंकन फिशरमैन थे, उन्होंने जो फिशिंग इंडस्ट्री थी उनमें दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म होने के बाद वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री फिर से विकसित होने लगी। तो अगर कम शब्दों में कहें तो मेन इशू ये है कि इंडिया के साइड जो इंडियन मछुआरे हैं उनको कम मछली मिलती है, इसीलिए वो लोग जाने अनजाने, ध्यान रखिए, वो लोग जानबूझकर भी कभी ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको क्रॉस करते हैं और श्रीलंकन वाटर में जाते हैं वहाँ मछली पकड़ने। तो देखिए, मेन इशू ये है कि वो लोग जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस किया। एक इशू और है कि श्रीलंका में जो ट्रैवलिंग फिशिंग है वो बैन है, तो इंडियन ने 2 लॉ वायोलेट किए। अब इशू ये आता है कि क्या केवल इंडियन फिशरमैन ही बाउंड्री क्रॉस करते हैं या श्रीलंकन फिशरमैन भी बाउंड्री क्रॉस करते हैं? देखिए, बाउंड्री दोनों क्रॉस करते हैं, मगर जो श्रीलंकन फिशरमैन है वो कम मात्रा में बाउंड्री क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे एरिया में मछली कम है, श्रीलंका के एरिया में मछली ज़्यादा है। तो अब देखिए, अगर उनके एरिया में मछली ज़्यादा है तो वो इंडियन बाउंड्री क्यों क्रॉस करेंगे? अब हमारे में कम है, तो इसलिए हमारे जो मछुआरे हैं वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं। अब इस इशू को आप 2 पर्सपेक्टिव से समझिए। पहले आप देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे जो मछुआरे हैं वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बस उनके इलाके में जाते हैं। अब उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, श्रीलंकन अथॉरिटी ये देखती है कि इंडियन मछुआरे जो हैं हमारे टेरिटरी में आए हैं, वो अपना सॉवरेन राइट को एक्सरसाइज करते हुए इन सब मछुआरों को अरेस्ट करते हैं। अब इंडियन फिशरमैन के पास दिक्कत ये है कि अगर बाउंड्री क्रॉस ना करें तो उन्हें मछली ही नहीं मिलती, अगर क्रॉस करें तो वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है कि वो लोग बाउंड्री क्रॉस करने पे मजबूर हो जाते हैं या कभी कभी गलती से बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं। हम इसके रीजंस देखते हैं। अब सबसे पहला रीज़न ये है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, जो मेरी बाउंड्री लाइन है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। इस कारण से जो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। एक आइलैंड है श्रीलंका और इंडिया के बीच में जिसे कहते हैं कच्चीतीवु आइलैंड। इंडिया ने श्रीलंका को ये आइलैंड गुडविल जेस्चर के रूप में श्रीलंका को दान में दे दिया था, मगर जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो ये समझते हैं कि ये आइलैंड अब भी उनका है, इसलिए वो उस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने जाते हैं। अब चूंकि वो एरिया श्रीलंका का हो गया, मगर तमिलनाडु वाले ये बात मानने को तैयार नहीं, इसीलिए श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो फिशरमैन को अरेस्ट करने पे बाध्य हो जाते हैं। एक और इशू ये है कि इंडिया और श्रीलंका का जो टेरिटोरियल वाटर है वो दोनों ओवरलैप करता है। देखिए, ये है इंडिया ऐसे, यहाँ पर है श्रीलंका। तो अगर आप इंडिया का टेरिटोरियल वाटर देखें तो ऐसा आएगा, ऐसा। अगर श्रीलंका का देखें तो ऐसा आएगा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों देशों का जो टेरिटोरियल वाटर है यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। इंडिया वाले समझते हैं कि ये वाटर हमारा है और श्रीलंका वाले समझते हैं कि ये वाटर हमारा है। अगर इंडिया वाले इस इलाके में चले जाएं और वहाँ पे श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हों तो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। और कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कई बार जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इंडियन फिशरमैन पे गोलियां चलाई। ये क्यों होता है? देखिए क्या होता है। अभी कुछ साल पहले ही श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ये चाहते हैं कि लिट्टे के जो कैडर्स हैं वो वापस श्रीलंका में ना आ जाएं। वार टाइम में जब श्रीलंका ने इन पे क्रैक किया तो काफ़ी लोग श्रीलंका छोड़ करके भाग गए थे। तो अगर अभी शांति है तो वो लोग ये देखते हैं कि वो लोग जो श्रीलंकन कैडर हैं, सॉरी जो लिट्टे कैडर हैं, वो वापस आ सकते हैं इंसर्जेंसी फिर से रिवाइव करने। तो लिट्टे कैडर्स और तमिल रिफ्यूजीज दोनों को रोकने के लिए वो अपने वाटर में, श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर में जो भी अनआइडेंटिफाइज चीज़ मिलती है, मतलब कोई भी नाव या कोई भी ट्रॉली मिलती है, उसको वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि श्रीलंका ने इतने भारतीय मछुआरों को रिहा किया। आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान ने इतने भारतीय मछुआरों को रिहा किया। तो ये जो फिशरमैन इशू है वो श्रीलंका के बीच भी है और पाकिस्तान के साथ भी है। तो देखिए,
पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर कोई इंडियन फिशरमैन अगर बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं तो पाकिस्तान का एमएसए जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, ये उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और अगर कोई पाकिस्तानी मछुआरे उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं तो इंडिया का कोस्ट गार्ड, बीएसएफ या कस्टम, ये उन्हें पाकिस्तानी मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है। तो देखिए जो ऐसा है इंडिया, यहाँ पर है गुजरात और यहाँ पर है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है। तो यहीं पे ज़्यादातर वायलेशंस होते हैं। देखिए क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये जो पूरा एरिया है वो मैरीटाइम इलाका है। यहाँ पर अब देखिए, अब पानी में तो कोई बाउंड्री बना नहीं सकते, वहाँ पर तो कुछ गाड़ नहीं सकते आप खंबे वंबे, है ना। तो पहला रीज़न यह है कि यहाँ पे फिजिकल बाउंड्री का अब्सेंस है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सर क्रीक का जो रीज़न है वो डिस्प्यूटेड है। सर क्रीक ऐसे है, इसको आप यहाँ देख लीजिए। देखिए ये जो इलाका है, ये जो वाटर बॉडी है, इसे हम लोग कहते हैं सर क्रीक। ये जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। इंडिया ये कहता है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन है इंडिया के अकॉर्डिंग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये वाली बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर कोई फिशरमैन इस इलाके में पाया जाता है तो पाकिस्तान वाले कहेंगे कि तुम हमारे वाटर में हो और इंडिया वाले कहेंगे कि तुम हमारे वाटर में हो। तो यहाँ पे बाउंड्री के चलते, बाउंड्री का सही डिमार्केशन न होने की वजह से फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और रीज़न ये है कि जो मछुआरे होते हैं उनके पास कोई नेविगेशनल टूल नहीं होता, उनकी नाव में जीपीएस फिट नहीं होता। इसके कारण वो लोग ये नहीं समझ पाते कि कब मैरीटाइम बाउंड्री आ गई और कब वो पाकिस्तान के इलाके में चले गए। इस कारण से वो लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो अब तक तो हमने देखा कि आखिर इशू क्या है। अब हम देखेंगे कि सरकार ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने फिशरमैन का सेंसस किया है, कितने फिशरमैन इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में, उसका डाटा है हमारे पास। फिर उन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि ये जो फिशरमैन है किस तरह के बोट इस्तेमाल करते हैं। फिर सरकार ने इन बोट्स में ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट करनी शुरू कर दी गई है। ये जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो इसरो डेवलप की गई है और ये डिवाइस अलर्ट भेजेगा हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं। अगर उस नाव पे कोई आग लग जाती है, अगर वो नाव डूब रही होती है, या अगर उस नाव पे कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, अगर वो नाव किसी दूसरे कंट्री द्वारा अप्रहेंड कर लिया जाता है, अगर वो नाव किसी दूसरे कंट्री द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तब भी ये एक सिग्नल जाता है उस हेडक्वार्टर में और इंडियन अथॉरिटी जो है उस इश्यू को रिजॉल्व करने में लग जाती है। ये तो था अब तक के जितने स्टेप्स लिए गए हैं वो। अब देखते हैं कि और कौन कौन से स्टेप लिए जाएं ताकि ये इशू पूरी तरह रिवॉल्व हो जाए। अभी आपको इस लेक्चर के शुरू में मैंने बताया कि इंडिया और श्रीलंका की सरकार ने 1976 में अपना एग्रीमेंट क्लियर कर दिया था, मगर जो लोकल कम्युनिटीज़ थी तमिलनाडु की और श्रीलंका के मन्नार डिस्ट्रिक्ट की, वो लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब इशू ये है कि हमने ऊपर तो एग्रीमेंट साइन कर लिया, मगर नीचे की जो कम्युनिटी है वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं। तो अगर हमें इस इशू को पूरी तरह रिजॉल्व करना है तो हमें श्रीलंका और इंडिया की जो कम्युनिटीज़ जो इन्वॉल्व है फिशिंग इंडस्ट्री में, उनको आपस में बिठाना होगा साथ में और उन्हें इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। वो लोग आपस में मिल करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस इलाके में हम लोग मछली पकड़ेंगे और इस इलाके में तुम मछली पकड़ लो। फिर एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो नाव्स हैं उनमें जीपीएस फिट कर दें ताकि जो मछुआरे हैं उन्हें ये पता लग जाए कि हम श्रीलंका की जो बाउंड्री है उसमें क्रॉस कर गए हैं, अब हमें वापस लौटना चाहिए। फिर एक और सोल्यूशन ये हो सकता है, देखिए हुआ क्या था, हमारे इंडियन इलाके में मछली कम मिलती है, तो अगर हम लोग अपने इलाके में मछली ज़्यादा डेवलप कर दें तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम इंडियन वाटर में फ़िशिंग फार्मिंग को डेवलप करें। इस तरह लोग श्रीलंकन वाटर में जाने से बचेंगे। एक बात और हो सकती है कि देखिए अगर हम लोग डेवलप ना कर पाएँ तो एक काम ये कर सकते हैं कि जो श्रीलंकन वाटर में जो फ़िशिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम लोग लीज़ पे ले लें, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ इलीगली जाते हैं, अगर उसे हम लोग लीज पर ले लेंगे तो ये लीगल हो जाएगा, हम अपने हक के साथ वहाँ पर जा पाएंगे। इससे दोनों का फ़ायदा होगा। सरकार ने ये जो इशू है वो इसको रिजॉल्व कर लेगी तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। ये हुआ मोटे मोटे तौर पर। छोटे तौर पर क्या होगा, छोटे तौर पर यह होगा कि श्रीलंका और इंडिया के बीच की जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें काफ़ी सद्भाव आ जाएगा, प्लस जो श्रीलंका है उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि श्रीलंका ने कच्छतीवो आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था,
तो इंडिया अगर चाहे तो इस आइलैंड को लॉन्ग टर्म लीज के लिए ले सकती है। इस इलाके के आसपास मछली काफ़ी अच्छी मिलती है। देखिए एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि देखिए हमारे यहाँ के जो काफ़ी सारे मछुआरे हैं वो फिशिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, तो उन्हें अगर हम कोई दूसरा लाइवलीहुड दे दें, अगर उन्हें कोई हम दूसरा काम दे दें तो वो मछली पकड़ने कम जाएंगे और ये जो वायलेशन है वो कम हो जाएगा। हम लोग एक और काम और कर सकते हैं कि जो फिशिंग इंडस्ट्री है तमिलनाडु में उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर दें, उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, ताकि अगर कुछ फ्रिंज मछुआरे हैं जो जानबूझ करके श्रीलंकन वाटर में जाते हैं उनको जाने से रोका जाए। तो ये था फिशरमैन इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके क्या कारण है, क्यों होता है और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, उस पर हमने आज डिस्कशन किया। अब मैं आपको दूंगा 2 सवाल जिसके जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला सवाल है, विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली एलिमिनेटेड मलेरिया। किस देश ने मलेरिया को हाल फिलहाल में अपने देश से एलिमिनेट कर दिया। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चलिए 5वां ऑप्शन में ले लीजिए, भूटान। बताइए इन 5 में से कौन सी कंट्री है जिसने हाल फिलहाल में ही मलेरिया को अपने देश में से एलिमिनेट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ BBIN। BBIN में कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। चलिए एक और दे देता हूँ, मालदीव। देखिए इस आपके पास जो इतने सारे 6 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, तो आपको आंसर ठीक से देना है, समझ के देना है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो आप पहले गूगल सर्च कर सकते हैं, उसके बाद इसके जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मलेरिया किस देश ने एलिमिनेट किया आपको याद हो जाएगा, BBIN के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन को देने का मेन पर्पज़ मेरा यही है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।